गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 7। कह रहा है किसी वृत्त जिसका केंद्र जो है ना O है और त्रिज्या R है। केंद्र O है और त्रिज्या इसकी R है कि स्पर्श रेखाएं AP और AQ है। AP और AQ स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को P और Q पर स्पर्श करती है। एंगल OPQ बराबर 20 डिग्री। यह कोण कितना है? 20 डिग्री का है। तो हमें PAQ का मान निकालना है। PAQ का मान निकालना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो, यहाँ पे दिया है क्या दिया है कि O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र है। अच्छा, AP और AQ स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं। और एंगल OPQ बराबर में 20 डिग्री दिया है। तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? एंगल PAQ का मान। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं इसका हल दिखाता हूं आपको। अच्छा, यहाँ पे देखो, एंगल OPA बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल OPA बराबर में 90 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे यह स्पर्श रेखा है और यह आपका क्या है? यह आपकी त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जो मिलाने वाली त्रिज्या होती है उस पर लंब होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसलिए मैं यहाँ पे दिखा दिया कि एंगल OPA 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं एंगल OPA में दो कोणों को देख रहा हूं, यह कोण और यह कोण। कौन कौन सा कोण है? तो एंगल OPQ और प्लस एंगल APQ, इसमें दो कोण दिख रहे हैं ना, बराबर में 90। तो इसका मान दिया हुआ है आपके पास 20 डिग्री। तो इसका मैं मान यहाँ 20 रख देता हूँ। तो एंगल APQ बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 90, ये जाके उधर घट जाएगा। तो एंगल APQ बराबर आ जाएगा आपका 70 डिग्री। तो यहाँ वाला 70 डिग्री का कोण हो गया। तो मैं यहाँ देखूं तो यहाँ चूंकि आपके पास यहाँ पे AP और AQ स्पर्श रेखाएं हैं तो ये आपस में बराबर होगी। AP बराबर में AQ हो जाएगा ना, क्योंकि क्या है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तो आपस में बराबर होंगी ना, स्पर्श रेखाएं, इसीलिए यह बराबर हो जा रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो जब यह आपस में बराबर है तो यहाँ वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल APQ बराबर में एंगल APQ बराबर में एंगल AQP, ये बराबर हो जाएगा। दोनों कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। यानी कि यहां से हम लोग एंगल AQP की बात करें, AQP की, तो यह भी आपका 70 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं त्रिभुज APQ में। इसमें तीन कोणों को देखो, एंगल PAQ जो कि आपको निकालना है, और बाकी दो एंगल है एंगल APQ और प्लस में एंगल AQP बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो जा रहा है।
चलिए, तो एंगल पी ए क्यू जो कि आपको निकालना है, एंगल ए पी क्यू, तो ए पी क्यू का यहाँ पे देखो वैल्यू आया है 70, और यहाँ पे एंगल ए क्यू पी, तो ये भी आपका 70 ही है, और बराबर में 180, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 140, 140 को उधर ले जाकर घटा देंगे, तो एंगल पी ए क्यू बराबर में आ जाएगा 40 डिग्री। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है यदि किसी वृत्त की केंद्र ओ है और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो मैं इस फिगर में देखो इस त्रिज्या को मिला देता हूँ ओपी को, ओपी भी तो एक त्रिज्या ही है ना, चलिए मिला देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, यह तो लंब होता है, आपको पता है। बाह्य बिंदु ए से बाह्य बिंदु ए पर वृत्त पर एक खींची गई है स्पर्श रेखा, ठीक है, ए से एक स्पर्श रेखा एपी खींचा गया, जो पी पर स्पर्श कर रही है वृत्त को, कह रहा है ना। अच्छा, ओ ए बराबर में 5 सेंटीमीटर दिया है, तो स्पर्श रेखा एपी की लंबाई, ये तो सिंपल है यार, एपी बराबर में रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर और माइनस में ओपी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस का 9 यानी रूट 16 यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। चलिए देखते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक वृत्त खींच देते हैं। अच्छा, इसका एक मैं व्यास खींच देता हूँ। व्यास आपको पता है कि वह केंद्र से होकर जाता है, यहाँ पे मैं इसका केंद्र दिखा देता हूँ कि वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, यह एक व्यास है, इसका नाम मैं कुछ देता हूँ ए बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा, व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो एक स्पर्श रेखा इधर हो जाएगी और दूसरी स्पर्श रेखा यह हो जाएगी, तो यह दोनों स्पर्श रेखा है ना आपस में समांतर है, ये हमें साबित करना है, ठीक है, ये आपस में समांतर है। तो इस स्पर्श रेखा का नाम कुछ मैं देता हूँ यहाँ पे पी क्यू, और इधर मैं देता हूँ आर एस, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, और ए बी व्यास है, ए बी व्यास है, जिसके दोनों सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू तथा आर एस है ना, पी क्यू और आर एस है, ठीक है। चलिए, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यह दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर। अच्छा, ये कहां से एक और चीज देख लेना कि एक वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर हम लोग दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और वो दोनों समांतर होंगी, यहाँ से ये भी हमें पता चल रहा है, ठीक है। चलिए इसका प्रमाण देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं आप, देख लो, अगर मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा की बात करूं तो यह एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ना, ठीक है, और यह आपकी त्रिज्या है, तो यहाँ वाला कोण 90 हो जाएगा ना। आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा ऐसे लिख सकते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ऐसे लिख देता हूँ, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है, यह हम जानते हैं ना जी। चलिए, लंब होती है, तो चूंकि आप देख लो यह पी ए बिंदु है ना, पी ए स्पर्श रेखा है और इसका स्पर्श बिंदु ए है, और यहाँ से जाने वाली त्रिज्या पर यह क्या होगा, लंब होगा, है ना। यहाँ कह सकते हैं कि चूंकि पी क्यू जो है ना, पी क्यू वृत्त को ए पर स्पर्श करता है, तो इस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ओ ए लंब हो जाएगा आपके पी क्यू पर, ओ ए लंब हो जाएगा पी क्यू पर, यानी कहने का मतलब इससे क्या आपका तात्पर्य है कि एंगल ओ ए क्यू 90 हो जाएगा। लंब होने का मतलब यह एंगल 90 हो जाएगा ना। चलिए
तो उसी तरह से देखो यह आर एस भी जो है आपका स्पर्श रेखा है जो बिंदु बी पर स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ भी लंब हम लोग दिखा सकते हैं, यहाँ पे लिखा सकते हैं ना ये 90, तो यहाँ पे आप लिख दो कि आर एस, चूंकि आर एस वृत्त को बी पर स्पर्श करता है, तो यहाँ आपकी ओ बी तो आपकी एक त्रिज्या है, तो यहाँ कह सकते हैं कि ओ बी लंब होगा आर एस पर। अच्छा, ओ बी लंब होगा आर एस पर, तो मैं यहाँ एंगल ओ बी आर बराबर में 90 लिख सकता हूँ। अब देखो यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, 90-90 है, इसलिए मैं एंगल ओ ए क्यू बराबर में एंगल ओ बी आर लिख सकता हूँ। तो देख लो एंगल ओ ए क्यू और ओ बी आर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, लेकिन ये तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण के युग्म है, तो एकांतर कोण के प्रतिलोम से एकांतर कोण के प्रतिलोम से चूंकि एकांतर कोण बराबर है, यह दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर है, यहाँ वाला एंगल इस कोण के बराबर है, तो इसलिए यह दोनों समांतर हो जाएगा, तो पी क्यू समांतर हो जाएगा आपके आर एस के। क्लियर है? तो यहाँ से हमने इसे प्रमाणित कर दिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा ए बी बिंदु P पर छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो दिखाइए P ए बी का मध्य बिंदु है। सकेंद्रीय वृत्त मतलब समझ रहे हैं, दोनों का केंद्र एक ही है, दो वृत्त इस तरह से हैं जिनका केंद्र समान है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो सकेंद्रीय वृत्त बना देता हूँ और इसका केंद्र यहाँ दोनों के लिए मैं यहाँ पर O ले लेता हूँ, O दोनों वृत्तों का केंद्र में ले लेता हूँ। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि एक ऐसी जीवा है, बड़े वृत्त की एक ऐसी जीवा भी है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। अच्छा, यानी कि कुछ इस तरह से खींची जा सकती है ना। यह एक स्पर्श रेखा हो गई छोटे वृत्त के लिए, और बड़े वृत्त के लिए यह आपका क्या हो गया, एक जीवा हो गई। बड़े वृत्त के लिए यह जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है जो P पर स्पर्श करती है। तो यहाँ दिखाना है कि P ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसे हमें साबित करना है। ठीक, चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ लिखते हैं दिया है ओ दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र है। अच्छा, बड़े वृत्त की जीवा ए बी छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि P ए बी का मध्य बिंदु है। P ए बी का मध्य बिंदु है। अच्छा, मध्य बिंदु का मतलब क्या, हमें दिखा देना है कि AP बराबर BP, यही ना मध्य बिंदु है। चलिए बहुत ही सिंपल सा है, हमें इसमें थोड़ी सी रचना करनी होगी। रचना में देखो क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पर इस एक केंद्र ले लिया हूँ O, और O से इससे मिलाता हूँ, OA और OB को मिलाया, और यहाँ पे यह लंब भी खींच सकते हैं। तो इनको डॉटेड चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो इनको डॉटेड भी कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी रचना में, और नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं। रचना में OA OP तथा OB को मिलाया। ठीक है, चलिए ठीक, यहाँ पे ये आपको पता है कि लंब होगा, पता है ना जी, लंब है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो ये छोटे वृत्त के लिए यह AB स्पर्श रेखा है, और यह एक त्रिज्या है जो इसके स्पर्श बिंदु को छू रही है। यहाँ ये लंब होता है ना जी, लंब होता है। चलिए इसका प्रमाण देखिए, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, ठीक है, इन दोनों को मैं सर्वांग कर दूं तो काम नहीं हो जाएगा AP बराबर में BP। चलिए, तो मैं यहाँ पे देखो तो आप दिखा सकते हैं कि एंगल OPA बराबर में एंगल OPB दोनों 90 होगा, प्रत्येक 90। अब कह रहे हो क्यों 90 है, तो आपको पता है कि यह स्पर्श रेखा है और यह त्रिज्या है, तो इस पर तो लंब होती है ना।
चलिए, क्योंकि यहाँ स्पर्श रेखा ए बी पर त्रिज्या OP लंब है। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा चीज क्या होगा यहाँ पर, एंगल। अच्छा, एंगल तो एक हो गया, दूसरा मैं यहाँ पे OA बराबर में OB लिख देता हूँ, OA बराबर में OB। वृत्त की त्रिज्याएं है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्याएं है तो आपस में बराबर होंगी ना, वृत्त की त्रिज्याएं। अच्छा, तीसरा चीज देखो, OP दोनों में है, OP बराबर OP, उभयनिष्ठ कॉमन है, तो यहां से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा। चलिए, तो यहां से हो जाएगा त्रिभुज OAP सर्वांगसम है त्रिभुज OBP के। ठीक है, कैसे, तो RHS सर्वांग समता से। ठीक है, RHS सर्वांग समता से देख लो, राइट हाइपोटेनस और एक के साइड। तो यहां से त्रिभुज, यहाँ पे जब सर्वांगसम हो गया त्रिभुज, तो मैं यहाँ पे AP बराबर में BP लिख सकता हूँ CPCT से। और जब यह अब AP जो है BP के बराबर है, अतः यहाँ कह सकते हैं कि P AB का मध्य बिंदु है। यहां से हमने इसे दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज की भुजाएं किसी वृत्त को स्पर्श करे तो सिद्ध कीजिए कि सम्मुख भुजाओं के एक युग्म का योग सम्मुख भुजाओं के दूसरे युग्म के योग के बराबर होता है। और इसी को दूसरे रूप में यहाँ दे दिया है कि एक चतुर्भुज ABCD है के चारों भुजाओं को स्पर्श करती है। अच्छा, एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करती है, तो सिद्ध करना कि AB प्लस CD बराबर BC प्लस D। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है, समझो। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वृत्त बना देता हूँ। ठीक है, एक वृत्त है जो चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, यानी कि कुछ इस तरह से बनाना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बना के आपको दिखाता हूँ। चलिए, इस तरह से, और एक यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, हो गया, ये आपका चतुर्भुज बन गया ABCD, जिसकी भुजाएं जो है वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, ABCD। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है एक वृत्त जो है चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चलिए, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर में BC प्लस D है। यहाँ भी वही कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज की भुजाएं वृत्त को स्पर्श करिए तो सिद्ध करेगा सम्मुख भुजाओं के एक युग्म का योग AB प्लस CD दूसरे युग्म के योग के बराबर होगा, सम्मुख भुजाओं के दूसरे युग्म के योग के बराबर होगा BC प्लस DA के। समझ गए? चलिए, इसको साबित करना। प्रमाण बहुत ही सरल है। देखो, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसमें यहाँ पे ये मान लेता हूँ, ये जो इन बिंदुओं पर स्पर्श करता है इसको मैं यहाँ पे PQRS ले लेता हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो ये रचना में लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, प्रमाण देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ नाम दिए है ना, तो इसलिए रचना में लिखने की जरूरत नहीं है, PQRS नाम दे दिए। अच्छा, अब देखो, यह इस वृत्त पे यहाँ पे एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है ना। चलिए, तो यहाँ से मैं AP बराबर में AS लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, है ना। चलिए, तो ये बराबर हो जाएंगी। अच्छा, अब देखो, यहाँ देखो, आपको यहाँ सिद्ध से देखना होगा, AB लाना है, तो अगर मैं AP बराबर में S लिखूंगा तो फिर मैं BP बराबर में BQ लिखूंगा, सेट करना होगा, BP बराबर में BQ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इनको जोड़ूंगा ना तो आपका AB बन जाए।
ठीक है। अब सी डी बनाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखो सी डी में सी आर बराबर में सी क्यू, सी आर बराबर में सी क्यू, और डी आर बराबर में डी एस, डी आर बराबर में डी एस। यह सब कुछ इसी से हुआ है, ये जितना भी हुआ है यही वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। इन चारों को जोड़ देता हूं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं सीधे जोड़ने पर, ठीक है। अच्छा, समीकरण 1 2 3 4 भी लिख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो जोड़ के देखो, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो देखो ए पी और बीपी मिलके ए बी हो जाएगा, ठीक है, और सी आर और डी आर मिलके सी डी हो जाएगा। देख लो, सी आर और डी आर मिलके सी डी हो जाएगा, बराबर में ए एस और इस डी एस, ए एस और डी एस को मिला दें तो ए एस और यह डी एस मिलके आपका क्या हो जाएगा, तो ए एस और डी एस मिलके आपका डी ए हो जाएगा, और बी क्यू और सी क्यू मिलके आपका बी सी हो जाएगा। तो यही ना हमें प्रूव करना था, यहाँ से यह प्रमाणित हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कह रहा है यदि वृत्त के बहिर्गत एक आयत बनाया गया तो सिद्ध करें कि वह वर्ग होगा। चलिए देखते हैं। मैं एक आयत ले लेता हूं, ठीक है, इस प्रकार से आयत है कि इसके अंदर एक वृत्त है आपका, ठीक है, एक वृत्त इस तरह से इनके भुजाओं को स्पर्श करता है। तो यह जो आयत है ना, यह आयत, यह हमें दिखाना है कि यह एक वर्ग होगा। ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी एक आपका आयत है, और ये यहाँ पे मान लेते हैं यह पी क्यू आर स्पेस को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, इस वृत्त के बिंदु पर। तो यहाँ दिया है ए बी सी डी एक आयत है जो वृत्त के बहिर्गत है, जिसकी भुजाएं आयत ए बी सी डी की भुजाएं वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर तथा एस पर स्पर्श करती हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि यह ए बी सी डी एक वर्ग है। अच्छा, आयत वर्ग कब कहलाता है, जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाए तो वह आयत वर्ग कहलाने लग जाएगा। तो मुझे बस भुजाओं को अगर बराबर दिखा दिए तो काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका प्रमाण, बहुत सिंपल है। अच्छा, चूंकि यह एक आयत है तो मैं यहाँ पर ए बी बराबर में सी डी, है ना, ए बी बराबर में सी डी, अच्छा, और ए डी बराबर में बी सी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी ना जी। चलिए, अच्छा, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पे मैं ए पी बराबर में ए एस समीकरण 1 ले लेता हूँ। नहीं भी लेंगे समीकरण तो चलेगा, ए पी बराबर में ए एस। चलिए, ए पी बराबर में एस क्यों हो रहा है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं बराबर होती हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ठीक है, बराबर होती है। चलिए, तो यहाँ से यह इसके बराबर दिखा दिए, ए पी बराबर ए एस। अच्छा, बी पी बराबर में बी क्यू हो जाएगा, समीकरण 2। अच्छा, उसी तरह से सी आर बराबर में सी क्यू, पिछले क्वेश्चन की तरह कर रहा है, समीकरण 3, और डी आर बराबर में डी एस, समीकरण 4। ये सारे इसी कारण से हो रहा है, ठीक है। चलिए चारों को जोड़ देते हैं, है ना, जोड़ने पर, चारों समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है। या फिर यहाँ लिख दो, ऐसे ना लिख के लिख दो कि समीकरण 1 2 3
तथा 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर, चारों समीकरण को जोड़ने पर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस में DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ऐसे हो जाएगा ना। चलिए अब आगे देखते हैं, बहुत सिंपल। अब मैं जोड़ता हूँ यहाँ फिगर में, देखो AP और BP मिलके AB हो जाएगा और CR और DR मिलके CD हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ AS और DS मिलके आपका AD हो जाएगा, है ना। AD लिख दो या DA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DA भी लिख सकते हैं या इसे AD लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है जी, AD लिखो या DA लिखो। चलिए मैं AD ही लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर मैं AD नाम लिया हूँ। अच्छा BQ और CQ, BQ और CQ मिलके आपका BC हो जाएगा, BQ और CQ मिलके आपका BC हो जाएगा। चलो अब चूंकि देखो आपका ऊपर जो था ABCD बराबर है, ABCD के बराबर है, तो मैं CD हटाकर इसको भी AB लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं AD को हटाकर BC लिख देता हूँ क्योंकि AD BC के बराबर है ना, है ना। चूंकि हमारे पास AB बराबर है CD और BC बराबर है AD, ऐसा इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। तो यह 2AB और यहाँ 2BC, तो 2 से 2 कट जाएगा, AB बराबर में BC। अच्छा सम्मुख भुजा बराबर तो है ही, आमने सामने की भुजा बराबर हुई है, और आसन्न भुजाएं भी बराबर होगी, AB BC के बराबर, और AB हमारे इसके बराबर, AB CD के बराबर है और BC AD के बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ से AB BC के बराबर और AB CD के बराबर, तो CD BC के भी बराबर हो जाएगा, और जब BC AD के बराबर, यानी कि इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होगी, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर। और चूंकि ABCD एक आयत भी है, यानी प्रत्येक कोण 90 भी है और चारों भुजाएं बराबर भी हैं, अतः ABCD एक वर्ग है। चारों कोण 90 हो गया और चारों भुजाएं आपस में बराबर, इसलिए ABCD एक वर्ग हो गया साबित। समझ गए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे इन कर देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को देख लेंगे। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा, NCERT, भारती भवन, KC सिन्हा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।